तो मैं अब ट्रांजिस्टर को कंटिन्यू करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में आपको कराया था मैंने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो हमें वो हो गया था क्लियर। नाउ आई एम गोइंग डिस्कस। अब डाल लीजिएगा हेडिंग सभी लोग, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज एन डाल सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। कैसे एम्पलीफाई करेगा वो हमें डिस्कस करना है। तो ट्रांजिस्टर का जो हमारा बेसिक सर्किट है वो तो हमें क्लियर ही है आई थिंक। तो वो सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। ये है। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। इसमें देखिए आपको पता है कि ये VCC लगा हुआ है, कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है। ये VCC है और ये VBB लगी हुई है। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे एक सोर्स और लगा है, वी इन, है ना। तो ये एक सोर्स है। ठीक है। जो साइनसॉइडल सोर्स है, और एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, देखो ये जो अटैच्ड है ये इनपुट वाले पार्ट में अटैच्ड है ना, इनपुट। तो ये एक तरीके से हमारे इनपुट सिग्नल में आ रहा है। ठीक है। ओके। और इस एम्पलीफायर का काम क्या है, जैसे जो वी इन है हमारा, मान लो ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है। तो ये इनपुट है अगर, तो जो यहाँ पे आउटपुट निकलेगा उसको ये ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफाई करेगा। उसको एम्पलीफाई करना है हमारा ये काम है। ठीक है। मतलब वी आउट पे ऐसे कुछ निकलेगा सिस्टम। ठीक है। इनको एम्पलीफाई हो गया ना। तो यही हमको डिस्कस करना है। ठीक। तो कैसे है वो ध्यान देखो। कुछ बातें हमें बेसिक ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे वी इन की जो वैल्यू है वो साइनसॉइडली चेंज कर रही है, आप देख रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि इस वीबीबी, मतलब ये बैटरी जो है इसकी वैल्यू सच दैट होनी चाहिए कि ये वैल्यू और ये प्लस माइनस ये वैल्यू, मान लो 10 वोल्ट है मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो प्लस माइनस 10 वोल्ट होगा ना। और एक बार प्लस 10 है तो एक बार -10 होगा। अब उसको तो वीवी तुमने कर लिया 10 वोल्ट। सोचो, टेक्निकली समझता हूँ। वीवी तुमने 10 वोल्ट कर लिया। जब वी इन की वैल्यू, जो इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू जो 10 वोल्ट है प्लस की, तो ऐड हो जाएगा। बट जब वो माइनस की होगी तो 10 - 10 हो जाएगा, तो वो जीरो हो गया। तो यह मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो हो गया, जो कि पोटेंशियल वैल्यू से कम हो जाएगा, है ना। तो इस बीवी की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी हमें कि वो पोटेंशियल, मतलब बीवी की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी कि जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस पोटेंशियल बैरियर से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये बात सबको क्लियर ही होगी। ठीक है। कॉमन एमीटर के लिए आपको बताइए कि एमीटर कॉमन है ना। एनपीएन की वजह कारण ये करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक, ये सारी बेसिक बातें हमें क्लियर है। तो इसमें हमें कुछ किरचॉफ के रूल्स लॉ लगाएंगे, उन्हीं वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इन देखो मैं इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट दोनों को सेपरेटली ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक इनपुट सर्किट कंसिडर कर लिया और इसमें ये लूप ले लिया। इस लूप का नाम डाल देता हूँ मैं लूप 1। ठीक। तो ये बताओ, अ, ऐसे बोल सकता हूँ ना, अप्लाई लूप लॉ इन लूप 1। तो लगाइए जरा, क्या बनेगा बताना। अच्छा, एक ही समझना, उसको लूप लॉक लगाने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। तो आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, पी और क्यू दिख रहे हैं। पी और क्यू दो पॉइंट दिख रहे होंगे। ठीक है। तो जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक, ठीक है, वी
पी और वी क्यू का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपसे पूछा है, तो बता सकता है बच्चा मुझे वो कितना होगा? व्हाट विल बी द वी पी क्यू? क्या इट मस्ट बी इक्वल टू वी 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 प्लस वी इनपुट सिग्नल? बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? और वी इन की वैल्यू जितनी भी है, ठीक है, और वो बात भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वी वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, इट्स वैल्यू मस्ट बी, इट्स वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, वी हैव टू set the value of VBB such that VBB such that जो VPQ है must be greater than potential barrier, potential barrier, ठीक, and transistor should be at active mode, भाई फॉरवर्ड बाइज होगा तो एक्टिव हो जाएगा ना, ये वाला फॉरवर्ड वो वाला रिवर्स है, तो एक्टिव स्टेट ही तो कहलाएगा वो, तो कौन से तुम्हारा एक्टिव स्टेट में है, ठीक। तो अब जरा लूप लॉ लगाते हैं लूप वन में, ठीक। तो अगर लूप लॉ लगाएंगे तो बच्चों बताओ, बैटरी और वी इन के कॉम्बिनेशन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं अभी? वी पी क्यू, तो वी पी क्यू माइनस आई बी आर वी, आई बी आर वी मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस पोटेंशियल बैरियर माइनस वी बी ई इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो, ठीक। फ्रॉम हियर यू कैन सी वी पी क्यू इज हाउ मच? आई बी आर वी प्लस वी बी। बोलो यहाँ तक क्लियर सभी को? बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब वीपीक्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी बी वी प्लस वी इन बोल सकते हैं ना, अभी ऊपर लिखाया मैंने। तो यहाँ से देखो जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू आ रही है फिलहाल, वो आ रही है आई बी आर बी प्लस वी बी ई माइनस वी बी बी। बोलो ये क्लियर सभी? तो मतलब इनपुट सिग्नल हमारा फाइनली याद गया है, ठीक है। अब इनपुट अब एक छोटी सी बात समझना, अगर हम इनपुट सिग्नल बदलेंगे, ठीक है, वी तो पोटेंशियल बैरियर हो गया, वी हमारा क्या हो गया? बैटरी का वोल्टेज। अगर हम वी इन को बदलेंगे तो क्या बदलना चाहिए? आई थिंक आई बी आर बी बदल जाना चाहिए, बट वी बी ई और वी बी दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। तो अगर मैं डिफरेंस चेंज निकालूंगा मान लो, है ना, डेल्टा वी इन, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? ये हो जाएगा डेल्टा आई बी इंटू आर बी, और ये जो टर्म आएगा वो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वी है और वी बी ई में कोई चेंजेस नहीं है। बोलो ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये डेल्टा वी इन आ गया, इसको मान लेता है हम लोग इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब लगाते हैं एक और लूप लॉ, अप्लाई लूप लॉ इन लूप टू मान लेते हैं, ठीक है, इसमें लगा लेते हैं। हालांकि इसमें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो वी आउट होगा, है ना, वो वी सी सी माइनस आर सी, वी सी सी माइनस आई सी आर एल हो जाएगा, क्यों? तो सिंपली मैं अगर चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इन सेकेंड लूप, है ना, इन लूप टू, तो वी कैन राइट हियर वी आउट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल,
आर एल मतलब हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन बातें क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना मतलब ये हमारे एक तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गया। ठीक है, अच्छा वीसीसी की वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है। अब अगर अच्छा हम लोगों ने एक चीज देखी है, अगर आप ये चेंज करोगे तो आई भी चेंज होगा। अच्छा आई भी चेंज के हिसाब से याद करो हमारा आईसी चेंज होता था, याद करो ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ये वाला ग्राफ याद करो। एक पर्टिकुलर आईडी के लिए वैल्यू ये होती थी, मान लो आईडी बढ़ा दिया तो फिर आईसी हमारा ये आ जाता था, आईसी की वैल्यू बढ़ती थी, याद याद है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आईसी बदलेगा तो वी आउट बदलेगा। तो चेंज इन वी आउट बराबर माइनस ऑफ डेल्टा आईसी इंटू आर एल, वी कैन से, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से इसको अगर मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन। तो जरा वी इन और वी आउट को सब डिवाइड करके देखते हैं। तो वो दोनों डिवाइड करें, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, ध्यान देखो क्या बनता है। आई थिंक माइनस साइन आ जाएगा एक तो, माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी और इंटू आर सी अपॉन आर बी। बोलो ये क्लियर है सभी को? बताओ इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से रख लेना, जैसे हमको पता है, अगर आपको याद हो तो बेस करंट बहुत कम होता है ना, कि बेस करंट में डोपिंग कम होती है। वी कैन से आई सी इज मच लेस देन आई बी। कैन वी से दिस change in IC must be very less than change in delta AB, what you can say, बताओ सही लिखा है ना। तो जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू, याद देखो इस वैल्यू, ये वैल्यू हमारी वन से क्या होनी चाहिए, बताओ ये वैल्यू वन से क्या होनी चाहिए, जवाब दो। ये वैल्यू वन से क्या हो जानी चाहिए, डेल्टा आईसी की जो वैल्यू है वन से क्या होनी चाहिए, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, ये हमारा क्या हो गया वन से, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट रुको रुको, सॉरी मेरे एरोज उल्टे हो गए हैं क्या, देखना ध्यान से। हाँ एक मिनट इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं बोल सही रहा था, मैंने लिख उल्टा दिया, ये आईबी होगा, आईबी की वैल्यू ऐसे छोटी होगी ना, बेस करंट कम होता है ना, तो ये तुम्हारा आएगा डेल्टा आईबी और ये I, ठीक है, मतलब आईसी बड़ा होगा आईबी से ना, ये बेस करंट छोटा होता है। बोलो क्लियर है? तो अभी बताओ ये वैल्यू क्या होगी वन से, ये वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी वन से ज्यादा, ग्रेटर देन वन, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, सही बोल रहा हूँ? तो इसी को बोलते हैं पता है क्या, करंट गेन, इसी को बोलेंगे करंट गेन। ठीक, ये कहलाता है करंट गेन। ठीक है। अच्छा आरसी और आरबी में कौन ज्यादा है, या इसको आरसी आरबी की जगह बेस्ट रहेगा हम आर आउट और आर इन कर देते हैं मान लो, है ना। आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस जो टोटल है और इनपुट का है, तो जो आउटपुट वाला है वो रिवर्स बायस में है। तो वी कैन से जस्ट कि आर आउट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एक तरीके से आर इन से। तो हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू हमारी लेस देन वन हो जाएगी। और अच्छा ये इसका नाम आप लोगों को इसको बच्चा हो जाता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वोल्टेज गेन। क्या बोलेंगे इसको, वोल्टेज गेन। ठीक है। तो फाइनली वी आर हैविंग एक्सप्रेशन वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ करंट गेन ठीक इंटू आर आउट अपॉन आर इन। ठीक है, बोलो क्लियर है?
समझ में आ गया बात? अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन का? तो अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो उसे शायद कुछ फील हुआ होगा। इसको वो ध्यान देखो और इसको वो ध्यान देखो, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। फेज चेंज, वेरी गुड। दोनों में कितना फेज डिफरेंस है ध्यान देखोगे तो पाई का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि नेगेटिव साइन indicates that output voltage is opposite phase of input voltage। ठीक है, आउटपुट वाला जो है वो इनपुट वाले के अपोजिट की है। ठीक, ओके। जैसे, अच्छा यहाँ पे बस सबको क्लियर हो गया होगा। करंट गेन का अपना एक सिंबल है, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा बना डेल्टा वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा आर सी अपॉन आर बी इंटू डेल्टा वी इन। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, बीटा क्लियर है? बीटा मतलब ये है करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यहाँ पर सब आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक छोटा सा बात और समझा देता हूँ। एक करंट गेन है, पावर गेन है, तो ए करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, तो बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे पावर गेन की। तो जैसे P बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अगर वोल्टेज गेन आपको याद हो तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन, अच्छा वोल्टेज गेन के लिए एक सिंबल चाहो तो यूज कर लेना। जैसे इसके लिए बीटा यूज किया था ना, इसके लिए चाहो तो ए वी यूज कर लेना। ठीक है, ये भी। तो ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा ए वी है ना, ए वी इंटू करंट गेन। करंट गेन यानी कि बीटा, और ए वी की वैल्यू हमने क्या निकाली है? वोल्टेज गेन की वैल्यू बीटा इंटू आर सी बाई आर वन, आर सी बाई आर बी, है ना? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या जाना चाहिए? आर सी बाई आर बी या आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे आर आउटपुट और आर इनपुट लिख लेना क्या होता है। ठीक है, तो बताओ ए वी इंटू बी, तो ए वी की वैल्यू बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो बीटा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब बीटा की वैल्यू जो है वो मच बहुत ज़्यादा होगी, वन से ज़्यादा है ना, वन से काफ़ी ज़्यादा, उसका स्क्वायर भी है। तो वी कैन जस्ट से कि जो पावर गेन है इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो पावर गेन होगा दैट इज ग्रेटर देन वन ऑल्सो। पावर गेन जो है दैट इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इतना बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक, ठीक, आगे। तो आई थिंक
ये बस ये हमारा एम्पलीफायर हो गया। इसमें आई थिंक कुछ खास दिक्कत वाली बात तो नहीं हो गई थी, है। बट हमने जो एम्पलीफायर पढ़ा है वो कॉमन एमीटर के लिए पढ़ा है ना। हमारे सिलेबस में भी इतना ही है कॉमन एमीटर के लिए। बट एम्पलीफायर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के लिए भी हो सकता है। तो हम थोड़ा अगर चाहें तो हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन डाल सकते हैं कि करंट गेन, करंट गेन फॉर डिफरेंट ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा ही आसान है। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब तक सोचो कि कॉमन एमीटर में अल्फा क्या होता था। कॉमन एमीटर के लिए अल्फा क्या था। देखो, एमीटर करंट, जो एमीटर कॉमन है तो एमीटर करंट तो हमारा तो दोनों में हो जाएगा। ठीक, दोनों का मतलब इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो बचा कौन कौन सा करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। बेस और कलेक्टर में कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट, ये याद याद कर लो। आई थिंक बेस वाला होता है इनपुट और कलेक्टर वाला होता है आउटपुट। ठीक है, क्यों। तो अल्फा हो गया उसके लिए जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो करंट गेन हो गया वो कितना हो गया, बताओ, जवाब दो। करंट गेन कितना हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। मान लो हमारे पास ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है। इन कॉन्फ़िगरेशंस के नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है शायद, आपको शक्ल से समझ में आ रहे होंगे। ये वाला है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, बोलो क्लियर है बात। और ये वाला है, पहला वाला बताओ कौन सा है कॉमन। पहला वाला बताओ सभी लोग कौन सा है, जवाब दो। पहला वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला वाला हमारा है कॉमन बेस। कौन सा है, बेस। और दूसरा वाला है कॉमन कलेक्टर। ठीक है। तो कॉमन एमीटर के लिए अगर बात करें तो हमको पता है इनपुट सर आई बी है और आउटपुट आई सी है। तो इस हिसाब से इसके लिए करंट गेन बीटा था वो हमारा था चेंज इन आई डेल्टा आई सी अपॉन चेंज इन डेल्टा आई बी। जो कि हम बोल सकते हैं कि बीटा इज मच ग्रेटर देन 1। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कॉमन बेस में आ जाते हैं, किसमें आते हैं, कॉमन बेस में। तो कॉमन बेस में बताओ इनपुट कौन होगा, आई ई, और आउटपुट कौन होगा, आई सी। ठीक है, तो हमको पता है ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो क्या अल्फा बराबर हम बोल सकते हैं डेल्टा आउटपुट अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो जरा सभी लोग सोच के बताओ, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ कि इस अल्फा की वैल्यू के बारे में क्या है, क्या राय है। 1 से ज़्यादा होगी कि 1 से कम होगी। इस अल्फा की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 1 से कम होगी। क्योंकि क्यों बोला ऐसा, क्योंकि आपको याद होगा, इसको ऐसे ले लेते हैं अल्फा इज लेस देन 1। ज़्यादा 1 से कम नहीं होगी बट थोड़ी सी कम होगी। क्योंकि हमको पता है ना कि आई ई बराबर ही होता है आई सी प्लस आई बी, है ना। तो फिर आई ई टेक्निकली ज़्यादा होगा आई सी से। ठीक है, सिमिलरली। अच्छा, इसके लिए करंट गेन को अल्फा से दिखाते हैं और कॉमन करेक्टर के लिए दिखाते हैं गामा से। तो बता सकता हूँ बच्चा कोई मुझे गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा, डेल्टा व्हाट, बोलो भाई। इसमें इनपुट हो गया कौन, आई बी, और आउटपुट कौन हो गया। एक मिनट, सॉरी योगा तो नहीं किए हम। ये हमारा कॉमन करेक्टर हो गया ना, तो यहाँ पे आई ई होगा ना। ठीक है।
तो इसमें इनपुट हो जाएगा तुम्हारा आई बी, आउटपुट हो जाएगा आई डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक, तो बताओ जरा गामा की वैल्यू क्या होगी। तो गामा की वैल्यू जो होगी वो भी 1 से बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज आई ई की वैल्यू जो होती है वो आई बी से बहुत ज्यादा होती है। बताओ, इतना डायग्राम क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें फॉर वोल्टेज गेन, ठीक, वोल्टेज गेन नहीं, एवी के बारे में बात करें अगर हम, एवी बराबर अल्फा, भाई ये अल्फा इसका आ रहा है ना, ये अगर एवी बराबर अल्फा आर आउट अपॉन आर इन। ठीक, इसमें क्या होगा, एवी बीटा आर आउट अपॉन आर इन, इसमें भी शायद वही होगा, गामा आर आउट अपॉन आर इन। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? चलो, फिर अगर हम बात करें पावर गेन की, पावर गेन जो होगा ना वो एपी, इसमें होगा अल्फा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन। मतलब जहां जहां कॉमन एमिटर के लिए बीटा काम कर रहा था वहां बस अल्फा, कॉमन बेस के लिए अल्फा कर देना, कॉमन करेक्टर के लिए गामा कर देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके लिए जो आएगा वो आएगा बीटा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन। इसके लिए जो आएगा गामा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन। ठीक, ये पावर गेन हो गया। बोलो, तीनों बातें क्लियर है ना सभी को? फिर आगे आते हैं, एक टर्म और आता है दैट इज अ डेल्टा फाइव, यू कैन कॉल इट फेज डिफरेंस। तो अगर हमें याद हो, अभी अभी मैंने बताया था कॉमा मीटर के लिए जो फेज डिफरेंस था डेल्टा फाइव की वैल्यू वो 180 डिग्री थी। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए डेल्टा फाइव होगा जीरो, और इसके लिए डेल्टा फाइव होगा जीरो। आप लोगों ने जब हमारी इक्वेशंस बनी थी यहाँ पे, जो हमने चेंज कर यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला था ना यहाँ पे, हो गया ये। ठीक, तो इसी में ही जो आप सर्किट वैसे लोगे तो उसी में ही रिस्पेक्टिवली चेंजेस आ जाएंगे, सच दैट डेल्टा फाइव जो होगा वो दोनों, ऐसे याद कर लो, कॉमन एमीटर के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जिस फेज में इनपुट होगा, ठीक है, उसी फेज में आउटपुट भी होगा। तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का फेज पाई डिफरेंस होगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है सभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है अल्फा बीटा और गामा में कुछ रिलेशंस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, इनमें क्या रिलेशन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अल्फा बीटा पे रिलेशन पे, कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको पता है कि बीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक, डेल्टा आई सी का मतलब क्या हो गया, फाइनल आई सी माइनस इनिशियल आई सी अपॉन फाइनल आई बी माइनस इनिशियल आई बी, ये तो होगा। अब मान लो इनिशियल जो वैल्यूज हैं वो जीरो हो। ठीक है, भाई अगर आई बी जीरो होगा तो हमको पता है ना आई सी जीरो होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर आई बी जीरो हो गया तो आई सी भी कितना होता था, जीरो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बीटा बराबर
आई सी अपॉन आई बी। तो ये वैल्यू ध्यान रखना बच्चों, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी भी होता है, कई बार ऐसे दे रखा होता है ना, करेक्टर करंट दिए है और बेस करंट दिए है तो बीटा के बारे में बताओ, या बीटा दे रखे होंगे और आईसी और आईबी के बारे में पूछेंगे, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसी जैसे, अच्छा बीटा ऐसे निकल आया तो वैसे ही हम लोग टेक्निकली अल्फा ही बोल सकते हैं क्या, आई सी अपॉन आई ई, और गामा बोल सकते हैं आई ई अपॉन आई बी। ठीक, बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा ये क्लियर है ना, डेल्टा आई, आई बी जीरो होगा तो आई सी भी जीरो होना चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। वो ग्राफ मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कराया था ना, उसमें देखना। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं एक तरीके से। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं। अब जैसे आपको पता है कि एमीटर करंट बराबर हो जाता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये तो फॉर्मूला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूँ आपसे कि इन सब में बी से डिवाइड कर दो, बी मतलब आई बी, सॉरी, आई बी से डिवाइड कर दो, है ना। इस इक्वेशन में अगर मैं आई बी से डिवाइड करा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ। एल एच एस में बन जाएगा तुम्हारा आई ई बाई आई बी, लिखा है ना, क्यों। अच्छा अच्छा, ये बताओ अगर हम इस अल्फा को और बीटा को डिवाइड करा दें, क्या बनना चाहिए। आई सी बाई आई अपॉन आई सी बाई आई बी, तो आई थिंक हमारा बनना चाहिए आई बी अपॉन आई ई। तो आई ई अपॉन आई बी क्या हो जाना चाहिए, आई थिंक ये हमारा आना चाहिए शायद बीटा बाई अल्फा। और आई सी की वैल्यू कितनी, नहीं सॉरी, आई सी बाई आई बी कितना लिख सकते हैं हम लोग। एक यहाँ पे जाना, तो मैंने अल्फा बोला ना, अल्फा बोला sorry। और यहाँ पे आई सी अपॉन आई ई मतलब अल्फा, तो आई बी ये वन आ गया। बोलो इतना क्लियर है, बताओ ये यहाँ तक रिजल्ट क्लियर है। हम्म, एक मिनट, यहाँ पे आई सी अपॉन आई बी होगा बीटा, तो यहाँ से तुम्हारा अल्फा आ गया, तुम्हारा पता है क्या, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, ऊपर वाले जो रिलेशन है ना इन्हीं से ही हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो तुम्हें अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए, या अल्फा गामा और बीटा में रिलेशन चाहिए, तो वैसे ही अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी है ना। अब अगर सब में तुम डिवाइड करा दो इससे, फिर से आई ये वाली क्वेश्चन ले लो, मान लो चलो, है ना, ये वाली क्वेश्चन फिर से ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आई बाई आई बी। तो आई बाई आई बी जो है टेक्निकली हमारा क्या होता है, गामा, और ये बीटा हो गया प्लस वन, तो ये आ गया गामा बराबर बीटा प्लस वन। ठीक, तो हम और अगर सॉल्व करना है तो सिमिलरली मैं बोल देता हूँ आगे, अल्फा बराबर जो होता है गामा माइनस वन अपॉन गामा होता है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको मतलब याद होने चाहिए हमेशा, अगर ये रिलेशंस आपको याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है, बताओ। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको मैं ऑसिलेटर बना दूंगा। हम्म, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में ट्रांजिस्टर बेस करंट आपको गिवन है, यानी कि आपको आई बी गिवन है और ये
आई सी गिवन है, ठीक है। पहले तो बीटा पूछ दिया है, तो आई थिंक पहले जो पार्ट है बीटा वाला तो बड़ा आसान है, तो बीटा बराबर आई सी अपॉन आई बी होता है। तो टेक्निकली आई सी तुम्हारा 3 है और वो है 100, 3 × 10⁻³ और ये है 100 × 10⁻⁶। सिंप्लीफाई कर लो तो आई थिंक 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 30 आ गया। सिमिलरली फिर आई पूछा है, आई ई जो होता है वो आई बी और आई सी का सम होता है, क्या कहते हैं, आई बी और आई सी का सम होता है वो, है ना। तो उस हिसाब से फिर बात करेंगे, तो ये तुम्हारा शायद भाई इस 100 को अगर हम मिली में करोगे तो 0.1 मिली एम्पियर आएगा चाहिए, तो ये तुम्हारा 3.1 मिली एम्पियर आ गया। फिर क्या पूछे थे, अल्फा पूछ दिए थे, तो अल्फा क्या होता है बताओ फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा अभी आपको जल्दी बताओ, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, है ना। अल्फा 30 आया है शायद, तो 30/30+1 यानी कि 30/31 इज अल्फा। हाँ, क्लियर है बात। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट पूछा इफ चेंज ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर इन आई बी, आई बी में अगर चेंज, डेल्टा आई बी गिवन है आपको 20 माइक्रो एम्पियर, प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 0.5, डेल्टा आई सी गिवन कर दे दिया आपको 0.5 मिली एम्पियर। नाउ दे वांट टू नो बीटा, तो भाई बीटा कितना हो जाएगा, अरे ये तो वही हो गया है ना, फिर से डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, कितना हो गया 0.5 मिली एम्पियर अपॉन डेल्टा आई बी कितना 20, कितना था 20 माइक्रो एम्पियर, 20 × 10⁻⁶। सिंप्लीफाई कर लेना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 25 आ जाना चाहिए शायद, ठीक है 25। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। सभी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। देखो सभी लोग ये वाला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर है और सिलिकॉन बोल रखा है, ध्यान रखना सिलिकॉन बोला है, ठीक है। बीटा गिवन है 100, तो पहला प्रश्न है बेस करंट निकालो, दूसरा प्रश्न है कलेक्टर करंट निकालो, तीसरा प्रश्न है वीसीई निकालो। तो में से ये 5 वोल्ट है, तो अगर मैं जैसे बात करूं इसमें केवीएल लगाने के लिए, है ना, लूप वन अप्लाई केवीएल और लूप वन, तो कैसे बोल सकता हूँ 5 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आई बी आर बी, और ये करंट जा रहा होगा ना आई बी, और फिर पोटेंशियल बैरियर माइनस का वी बी ई। अब ये सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर हो गया वो कितना हो गया 0.7, ये आपको याद होना चाहिए, वी बी ई आपका 0.7 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस 0.7 कितना बन जाएगा 2.3, 2.3 माइनस 2.3 इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी। नाउ वी आर हैविंग आर बी, आई थिंक तुम्हारा यहाँ से आर बी आ गया 2.3 अपॉन 8 × 10⁻³ मैंने सबसे गलत कर दिया क्या, 0.7 है ना, तो 4.3 आएगा, हाँ 4.3, 4.3 अपॉन 8 × 10⁻³ ठीक, तो ये तुम्हारा आई बी हो गया। सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारा आई बी आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अगर आई बी को अगर आर बी को तुम ये ले लो, पता है क्या
8.6, तो आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाएगा, नहीं क्यों? तो ये तुम्हारा है ना, सही बोल रहा है ना, तो ये 0.5 मिलियन का तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इजी हो गया। फिर तो हो गया लूप वन, भाई एक आंसर तो आ चुका है, अभी क्या चाहिए, कितना करंट, तो बीटा पता है हमको, क्यों? तो बीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, आई सी अपॉन आई बी। आई सी बराबर कितना हो गया, बीटा इंटू आई बी। तो बीटा भाई साहब कितना दिया है, 100, ये तुम्हारा कितना आ गया, 100 × 0.5, 50 मिलियन पे आ गया। बोलो, ये सब इतनी बातें क्लियर है, आईसी क्लियर है आपको? हम्म। अब आईसी आने के बाद हमारा क्या बचा, लास्ट में वीसीई बचा, यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे एक लूप और लगा लो भाई। नहीं, जैसे ये 10 है, तो ऊपर जाओगे इन डायरेक्शन ऑफ आईसी, हमें पता आईसी ऐसे होगा, तो 10 माइनस आईसी इंटू 100 बराबर वीसी। ठीक, तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि अप्लाई केवीएल फॉर लूप टू, दोनों कितना आना चाहिए, 10 माइनस आई सी आर, ऐसे आई सी इंटू 100 लिखता हूँ, 100 माइनस बी सी ई बराबर 0। तो इस हिसाब से ऑन सॉल्विंग तुम्हारा बी सी ई आ जाएगा भाई, आई सी 50 मिलियन पेयर है, यानी 50 × 10⁻³ तो यहाँ पे ये 100 है, यहाँ लग गया -1 बचेगा, ये जीरो का और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा, 10 माइनस 5, ये आएगा 5 वोल्ट। दिस इज वीसी। ठीक, ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, आई थिंक क्लियर होगा सभी को, क्यों? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक और देख लो, इसको ट्राई करके देखो। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस एट विच एमीटर बेस जंक्शन बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। चलिए इसको आप ट्राई करके आइएगा, तो हमको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ट्राई करना, करते हैं आराम से फुर्सत से, ठीक है? तो अब हम आगे एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसका एक और एप्लीकेशन है जो आपके, हमें लगता है कि अभी तक सिलेबस में नहीं था ऑसिलेटर, बट एक और डाल दिया गया है, तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी एक और इसका एप्लीकेशन, वो है, इस क्वेश्चन को आप लोग टप करके आना, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। ठीक है, जितने भी देखो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप केवीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बड़ा आराम से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? किरचॉफ रूल आराम से लग जाता है। तो ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर, है ना, ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर, ठीक है, अच्छी बात है। ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस कराए, एनर्जी को इन शॉर्ट बोल सकते हैं, है ना? तो अगर आपको याद है तो ईएमआई में हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन, तो एलसी ऑसिलेटर को उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले एलसी ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, है ना? पहले हम एलसी ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? एक- हम्म, अगर आपको याद हो, एलसी ऑसिलेटर थोड़ा सा बेसिक पता ही है ना,
अगर याद हो तो क्या होता था ना, इंडक्टर और कैपेसिटर होते थे जो अपने अंदर में जो एनर्जी स्टोर होती थी उसको ट्रांसफर कर रहे होते थे, है ना। कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, याद है, होता था ना प्रोसेस। ठीक, हाफ एल आई स्क्वायर से हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसी एनर्जी ट्रांसफर होती थी। तो वो जो एलसी ऑसिलेटर होता था, है ना, उसमें बिकॉज ऑफ उसमें बिकॉज ऑफ सम, उस ऑसिलेटर में बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एलसी सर्किट, भाई जो वायर कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो इंडक्टर है, ऐसा तो होगा नहीं इंडक्टर की, इंडक्टर प्योरली उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, वो तो आइडियल केस होता था, आइडियल होता नहीं है हर जगह। तो एक्चुअली हम ऐसे बोल सकते हैं कि देर इज, मतलब वहां पे जो एनर्जी थी ना, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, मैं एक डायग्राम में दिखा देता हूँ तुम्हें। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर थी हाफ एल आई स्क्वायर, और जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती थी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यही बोलते थे आपस में इंटरचेंज हो रही है ना। तो ये जो इंटरचेंजिंग होता था इसमें हम लोग ये वाला पोर्शन कंसिडर नहीं करते थे, अगर आपको याद है। वो क्या होता था कि एनर्जी लॉस को हम लोग कंसिडर नहीं करते थे, एनर्जी लॉस को हम कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन कनेक्टिंग वायर्स हो गए, इंडक्टर हो गए, इसमें कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इन इन एलसी ऑसिलेटर, ठीक, इन एलसी ऑसिलेटर देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एलसी सर्किट। तो जैसे हम लोग, आपको याद होगा ना, बड़े ही कॉन्फिडेंस से हम लोग नहीं ऐसे बोल देते थे कि अगर हम ड्रॉ करें करंट का और उसका, करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ साइंस टोटली ऐसे आ जाएगा, नहीं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वहां पे एक्चुअल डायग्राम अगर ड्रॉ करूँ ना तो ये आता है, मतलब देर इज सम डैम्पिंग, देर इज सम डैम्पिंग, उस एलसी ऑसिलेटर में कुछ डैम्पिंग होती है, और इस डैम्पिंग की वजह से ही हमारा आखिरी में जो सिग्नल है, या आखिरी में जो हमारा एनर्जी है, वो फाइनली जीरो हो जाएगी। तो हमें ऐसे ऑसिलेटर से क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें एक ऐसा ऑसिलेटर चाहिए जो डैम्प ना हो, है ना। तो ये एक डायग्राम अगर देखोगे तो आई थिंक इसको आप पहचान जाओगे कि ये अनडैम्प ऑसिलेशन दिखा रहा है ना। तो ऊपर वाला कौन सा दिखा रहा है, डैम्प। एक्चुअल एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है कि डैम्पिंग होती है, ठीक, क्या होती है, डैम्पिंग। इसीलिए उस डैम्पिंग से बचने के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ ऑसिलेटर, ठीक, क्लियर है। अब डालता हूँ हेडिंग, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो पहले तो तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं फीडबैक, फीडबैक सर्किट, ये है सर्किट, ठीक है। देखो नाम थोड़ा सा फील करो, फीडबैक, बार मतलब बार बार फीड कर रहे हैं, सब थोड़ा, मतलब मैंने तोड़ के बोल दिया। देखो है क्या, जैसे ये इनपुट है और ये आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से इनपुट गया, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। लेकिन क्या हुआ कि इनपुट जो गया उसको अगर हम दोबारा इस फीडबैक नेटवर्क के थ्रू दोबारा इसमें ऐसे भेज दें, तो जो, अच्छा हाँ, बीच में कौन लगा है, गौर से देखो बीच में कौन है,
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर है हमारा, जो भी पढ़ा है हमने। तो भाई ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके भेज देगा आगे। लेकिन अगर मैं उसको वापस से ऐसे भेज दूंगा तो क्या होगा, ये फिर से एम्पलीफाई कर देगा उसको। तो जो हमारा एक तरीके से सोचना, जो हमारा एक तरीके से एक्चुअल एनसी ऑसिलेटर में लॉस हो रहा था, है ना, वो जो लॉस हो रहा था डैम्पिंग की वजह से, वो लॉस ही इस फीडबैक सर्किट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। वो लॉस, जो लॉस एनर्जी हो रही है, वही एनर्जी ये फीडबैक सर्किट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी है इस ये काम करने से, ये एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, लॉस, लॉस इन एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ पर लिखते गिवन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी बाई ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर में, जो हमारा ये ऑसिलेटर है, एक ऐसा ऑसिलेटर है जो अनडैम्प यानी कि डैम्पिंग नहीं है, ऐसा ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिखता हूँ एक चीज। ऑसिलेटर इज अ डिवाइस, ये है कौन, इज अ डिवाइस विच is used to generate AC voltage of high frequency ठीक है, and of constant amplitude without damping। अब कुछ लोग सोचो सर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कैसे होगा सर, मैंने अभी एक बात नीचे नहीं लिखी कि जितनी एनर्जी डैम्पिंग की वजह से लॉस हो रही है ना, उतनी ही एनर्जी वो ट्रांजिस्टर दे रहा है, तो फिर एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आपको मैं एक दो डायग्राम और दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये ये एलसी ऑसिलेटर का डायग्राम है। देख के घबराना नहीं है, आसान, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अरे बताओ सभी लोग देख के, कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन है, विच कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, एमीटर, कॉमन एमीटर की बेस कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि है ना, ठीक वही हमारा सिलेबस में है। इस कॉन्फ़िगरेशन में टू एस ए सी आई आई सी आई ई आई बी सब एकदम वही, एकदम सेम टू सेम है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगा है, या ऐसे समझो कि ये इंडक्टर कॉइल और ये एक कैपेसिटर, ये हमारा एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, और ये और एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस इंडक्टर की वैल्यू को मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप कैसे कैसे होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है यहाँ पे। तो इनिशियली क्या होगा, जैसे वीसीसी जो होगा टैप ऑन नहीं होगा, जैसे इसको मैं क्लोज करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जाएगा आईसी। ठीक, अब जैसे आईसी गया, तो आईसी जैसे गया तो पहले इसमें करंट कुछ नहीं था, अब एकदम से करंट आ गया, तो पहले इस कॉइल से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं पास हो रही थी, बट जैसे ही करंट आया तो करंट चेंज हुआ ना, जीरो से आईसी हुआ तो करंट चेंज हुआ। जब करंट चेंज हो गया तो यहाँ पे इंडक्शन हो गया, तो म्यूचुअली इंडक्शन होने के कारण यहाँ पर भी इंडक्शन हो गया। जब अब यहाँ पर जब इंडक्शन हुआ तो ये इसमें इनिशियली टी बराबर 0 से इसमें एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर आ गई। अब ये क्या करेगा, इस कैपेसिटर को धीरे धीरे, बोलो क्या करेगा, इस कैपेसिटर को धीरे धीरे
जवाब दो। इस कैपेसिटर को धीरे धीरे क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक, अब इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आईबी जा रहा है, क्या जा रहा है, आईबी, ठीक है। तो जो यहाँ पे करंट जा रहा होगा, नहीं, करंट जा रहा होगा, वो एक्चुअली में सोचो कितना, एक्चुअली में क्या आईबी की वैल्यू जो इससे निकली होगी वही जा रही होगी, तो आंसर सर नहीं। यहाँ पे बिकॉज ऑफ ये चार्ज हो रहा है ना, तो ये सर्किट जब तक ये चार्जिंग हो रही होगी, टिल द प्रोसेस, जब ये चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ पे करंट है क्या, और वो करंट, वो वाला करंट, और ये आईबी, मान लो ऐसे मान लेते हैं कि मान लो आईबी 5 था, और जो कैपेसिटर की वजह से चार्जिंग की वजह से जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर का है, तो 5 और 1, 1, 6 एम्पियर करंट आ गया तुम्हारा टेक्निकली। जो यहाँ पे करंट आया कौन सा आया, जल्दी बोलना, 6 एम्पियर का। बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे, मजा आएगी अभी। ये कितना हुआ, 6। कौन बड़ा, जवाब दो, कौन बड़ा, कौन इंक्रीज किया, आईबी। अच्छा, आईबी को बढ़ाने पे कौन बढ़ता था, आईसी की आई, कौन बढ़ता था आईबी को बढ़ाने पे, जवाब दो, आईसी, वेरी गुड, आईसी बढ़ गया। अच्छा, आईसी बढ़ा, समझा, आईसी बढ़ रहा है तो मतलब फील्ड लाइंस और भी पास होने लगेंगी, तो यहाँ पे ये इसमें एनर्जी और स्टोर होने लगेगी, तो ये और कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये आईबी में और इंक्रीमेंट करेगा, फिर आईसी में और इंक्रीमेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात, ये बताओ, हो रहा है ऐसा। तो आईसी मतलब इस प्रोसेस में बढ़ता रहेगा, लेकिन 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 हमको हमें ग्राफ तो याद ही है ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना, कि आईसी की वैल्यू फिक्स, मतलब एक फिक्स होती है, समझ रहे हो, आईसी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स, ठीक है। मतलब आईसी की वैल्यू फिक्स का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप कितना भी वीसीसी बढ़ा दो, है ना, आईसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिसको बोलेंगे हम सेचुरेशन स्टेट। जैसे सेचुरेशन स्टेट आ जाएगा तो आईसी की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी। अब सुनना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बढ़ना बंद हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो चेंज होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो इसमें स्टोर एनर्जी अब घटने लगेगी। तो जो कैपेसिटर तुम्हारा फुल्ली चार्ज हो गया था, प्लस क्यू, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने चार्ज को कम करेगा। बोलो हाँ या ना, है ना, चार्ज कम करके जीरो कर देगा। बोलो, फिर उल्टा चार्जिंग रहेगी तुम्हारी। अच्छा, एक बात, जब इसमें आ, भाई ये जब जब ये चार्ज होने लगेगा, समझना, देखो भाई आईसी सेचुरेट हो गया तो बच्चों सबको लगेगा कि अब सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर तो चार्ज था ना, तो ये कैपेसिटर आगे आगे आएगा और इसको एनर्जी देगा। जब इसको एनर्जी देगा तो क्या होगा, बताओ, इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से इससे चेंज हो जाएगा, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा, भाई अगर ये प्लस है ना, ये प्लस है, बाद में यही वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी। जो 5+1 आ रहा था, बाद में क्या हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंडक्टर कॉइल और लगा देते हैं इसे, ये इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें एक आउटपुट आता है ना, वो ही हम एज अ आउटपुट उसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो मतलब इस प्रोसेस में तुम्हें एक बात समझ में आई होगी आई थिंक, कि ये जो है पूरा, मतलब कभी, भाई कभी ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा, तो इसके पास एनर्जी फुल होगी, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब इसमें करंट की वैल्यू घटने से, मान लो अच्छा 5-1 हुआ, समझना, 5-1 हुआ नहीं, तो फिर आई भी घट गया ना, तो आईसी घट गया, तो
फ्लक्स घटने लगा तो भी तो इंडक्शन होगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एज ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही वर्किंग है इसकी। ओके, तो ये फीडबैक सर्किट आप लोग ध्यान रखना, ये डायग्राम ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान रखना। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए बच्चों में इतना ही है ना? ओके।